नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी बायोलॉजी के टॉपिक फंजाई पेनिसिलियम। और दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली जिस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं आज वो है एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। इसके पहले जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें हमने पेनिसिलियम के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप बॉटनी के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने का औचित्य ये है यहाँ पर कि अगर आपने वो चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ जो प्रोसेस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप सभी के लिए, इसलिए पहले वो स्ट्रक्चर देख लें और उसके बाद ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, PDF स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनेयर लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी का जो क्षेत्र है उसे और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इन पेनिसिलियम के बारे में, और इसके अंतर्गत आज जो हमारा पहला टॉपिक है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप की रिप्रोडक्शन पाई जाती है पेनिसिलियम के अंदर। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस विजिबल इन पेनिसिलियम। First is vegetative reproduction, second is asexual reproduction and third is sexual reproduction। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेरी सिंपल प्रोसेस इट इज़। होता क्या है दोस्तों कि एक फ्रैगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, ठीक है। तो अगर प्लांट बॉडी से कोई भी छोटा सा पीस मतलब इन द सेंस कि अगर प्लांट की कोई छोटी सी या हाफ या बॉडी कट जाती है और वो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच हो जाती है तो एक कंप्लीट माइसिलियम के रूप में डेवलप हो जाती है आगे चल करके। यही जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर कोई भी गैमेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और ना ही इसमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, या डेवलपमेंट छोड़कर वो सेल डिवीजन का कोई भी प्रोसेस नहीं होता। इसी कारण ये क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए सेकंड देखें। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम के बारे में। तो चलिए देखें दोस्तों, ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में प्रोसीड करता है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कोनिडियोफोर। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपकी ये टीजीटी के एग्जामिनेशंस में कि जो स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पेनिसिलियम में, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि नेम द स्ट्रक्चर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। तो उस स्ट्रक्चर का आपको नाम याद रखना है, दैट इज कोनिडियोफोर। सेकेंड पार्ट है आपका, देखिए सेकेंड पॉइंट इज दैट कि कोनिडियोफोर्स में बी अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और डिफरेंशिएटेड इनटू मैट्यूले। यहाँ पर दोस्तों जो कोनिडियोफोर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अगर ब्रांच्ड होता है तो उसे हम मैट्यूले कहेंगे और नहीं ब्रांच्ड होता है तो आप इसको कोनिडियोफोर ही बुलाएंगे, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी लाइफ साइकिल, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद ये और भी ज़्यादा ईजी होगा आप सभी के लिए इस प्रोसेस को समझना। होता क्या है कि आपकी स्क्रीन पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपको कोनिडियोफोर इसका नाम है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कोनिडियोफोर ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। तो अगर ये ब्रांच्ड है तो आगे चल करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज कॉल्ड रैमस। रैमस के बाद इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू मैट्यूले, और मैट्यूले के बाद आगे चल करके और डिवाइड होता है तो उसे फेलाइट्स कहा जाता है। और फेलाइट्स को स्टेरिगमेटा के नाम से भी जाना जाता है। इसी फेलाइट्स यानी कि स्टेरिगमेटा के ऊपर छोटे छोटे बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं जिन्हें हम कोनिडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है।
कोनिडियम के यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होती है, बेसी पेटल, यानी कि जो बेस होता है वो बिल्कुल, यानी जो फर्स्ट जो कोनिडिया यहाँ पे अटैच्ड है दोस्तों बिल्कुल न्यूअर होता है, यंगर होता है, और जो लास्ट होता है ये वाला दैट इज कॉल्ड ओल्डर कोनिडियम, ठीक है, यानी कि ये मैच्योर्ड होता है और ये अनमैच्योर्ड होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज, आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज बेसी पेटल बैटल, व्हाट इज बेसी पेटल सक्सेशन, तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए आगे देखें। अगला है नंबर ऑफ फ्लास्क शेप्ड फेलाइट्स सेल्स डेवलप एट द एंड ऑफ ईच मेटुले विच फॉर्म कोनिडिया, यानी कि एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम फेलाइट्स कहते हैं, उन्हीं के अंदर मेटुले कॉल्ड एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसके ऊपर एक कोनिडिया, बॉल शेप्ड कोनिडिया अटैच होता है, ठीक है। यही फेलाइट अब देखिए इसी प्रोसेस को आपको यहाँ पे देखना है कि वही फेलाइट जो सेल्स होते हैं वो आगे चल करके माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और उसके बाद कोनिडियम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद कोनिडियम की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होती है कि जो पहला कोनिडियम होगा फेलाइट्स के ऊपर ये होगा यंगर कोनिडियम, और जो लास्ट होता है उसे कहते हैं हम ओल्डर कोनिडियम, ठीक है। तो यही चीज़ होता है आपका बेसी पेटल सक्सेशन जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, वही चीज़ आपको यहाँ स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से तो ज़रूर वहाँ से जुड़ करके PDF ले लें। दूसरा है देखिए, कोनिडिया जो होता है वो कई सारे कलर्स में पाया जाता है, कभी कभी ब्लू, कभी कभी ग्रीन और कभी कभी येलो कलर में आपको विजिबल होगा। शेप कैसा होता है कोनिडिया का, तो ओवल होता है, एलिप्टिकल शेप होता है, ठीक है। देखिए कोनिडिया के थ्रू जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये जो माइसीलियम होता है वो पूरे तरीके से जब पेनिसिलियम का डेवलप हो जाता है, यानी कि फेलाइट्स जब आगे चल करके मेटुले में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांचिंग वहाँ पे सीन आपको विजिबल होती है, तो यहाँ पे कोनिडिया डेवलप करते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। और मैच्योरेशन के बाद जब ये कोनिडिया फुल्ली मैच्योर्ड हो जाते हैं लास्ट वाले, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि हवा के तेज़ बहाव के साथ में ये डिटैच यानी कि अलग हो जाते हैं, और जहाँ पर भी ये गिरते हैं वहाँ सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होकर जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का विद द हेल्प ऑफ जर्म ट्यूब, यही प्रोसेस है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दोस्तों जो जर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो जर्म ट्यूब के द्वारा होता है। जर्म ट्यूब क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोनिडियम है और यहीं पर बिल्कुल थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी में से न्यूक्लियस बाहर की तरफ, जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं ट्यूब के अंदर, और सेप्टा इनके अंदर बन जाता है कुछ इस प्रकार का। ये आपको ध्यान रखना है, सेप्टा बन जाता है और न्यूक्लियस जो होता है वो इस कोनिडिया के बाहर तक इमर्ज कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, अगर आप इसको इजीली समझेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जर्मिनेशन के टाइम में ये सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं इस कोनिडिया के, और न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं और इनके बीच में सेप्टा बन जाता है, और यही चल करके आगे एक नए मैच्योर और ब्रांच्ड माइसीलियम को जन्म देता है। तो मेरे ख्याल से इतना जो प्रोसेस है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो चलिए ये जो इमेज है उसकी सहायता से आप देख सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले कोनिडियोफोर्स होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांचिंग में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर नज़र आता है उसे रैमस कहा जाता है। जब फर्दर ब्रांचिंग यहाँ पे नज़र आती है तो लास्ट इसका जो ब्रांचिंग होती है, लास्ट स्टेज जो होती है ब्रांचिंग की, उसे हम स्टेरिगमेटा कहते हैं। और इसी स्टेरिगमेटा के टिप के ऊपर कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है, इसी के बाद से आपका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। कोनिडिया हवा के बहाव के साथ में बहकर जहाँ पे भी अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ में, अटैच होने के बाद यहाँ से एक जर्मिनेटिंग ट्यूब होता है, जर्मिनेटिंग स्पोर होता है, वो बाहर की तरफ आता है न्यूक्लियस के साथ और सेप्टा के साथ में, और यही चल कर के आगे एक माइसीलियम के रूप में जन्म लेता है मैच्योर्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो प्रोसेस है वो आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। देखिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन के साथ में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है
कि विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एस्कोस्पोर उस स्ट्रक्चर का नाम है और ये आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद रखना है। तो ये जो टर्म है एस्कोस्पोर्स, इसे आपको याद रखना है। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो दो टाइप के थैलस में पाया जाता है, ठीक है। पहला जो थैलस है दैट इज़ कॉल्ड होमोथैलिक, और दूसरा जो थैलस है दूसरी जो स्पीशीज़ आपको नज़र आएगी वो होगी हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक मीन्स होता है अगर मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लांट बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड होमोथैलिक, और अगर डिफरेंट प्लांट बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोथैलिक। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग। तो अगर ऐसा थैलस जिसमें दोनों ऑर्गन्स एक सेम ही प्लेस पे एग्जिस्ट करते हैं, सेम माइसीलियम के सेम थैलस के अंदर, तो दैट इज टर्म्ड एज होमोथैलिक कंडीशन। मेरे ख्याल से जो टॉपिक था आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। चलिए आगे स्टेप देखते हैं कि आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है यानी कि एंथ्रीडियम, और जो फीमेल गैमेट है जिसे हम एस्कोगोनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके भी जो टर्म है अब ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन किस में सीन होती है, एस्कोस्पोर्स में। मेल गैमेट का क्या नाम है, एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेट का क्या नाम है, एस्कोगोनियम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इनमें एक जो सेल्स होती है, ठीक है, वो वेजिटेटिव माइसीलियम के रूप में, जो वेजिटेटिव माइसीलियम होता है वही आगे चल करके एक एस्कोगोनियम के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो एस्कोगोनियम होता है यहाँ पे ये यूनिसेलुलर होता है, लेकिन आगे चल करके ये जो सिंगल न्यूक्लियस होता है एस्कोगोनियम के अंदर वो फर्दर डिवाइड करता है अबाउट 32 to 64 टाइम्स, ठीक है, सॉरी डिवाइड करता है फर्दर, और रिजल्ट उसका होता है कि 32 और 64 न्यूक्लियस के अराउंड में ये इमर्ज करता है, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अगर हेट्रोथैलिक या होमोथैलिक होता है तो एस्कोस्पोर्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है। अलॉन्ग विद दैट मेल गैमेट एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेट एस्कोगोनियम एक ही अगर जो प्लांट बॉडी है यानी कि थैलस है दोनों में डिवेलप होता है, ठीक है। उसके बाद जो एस्कोगोनियम है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है, सेल डिवीजन रिपीटेडली लगातार, और उसके बाद या तो 32 या तो 64 के अराउंड न्यूक्लियस हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वो बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस था। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपको जितना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से PDF के रूप में मिल जाएंगे, तो अगर आप नहीं अटैच हुए हैं तो वहाँ पे अटैच हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम होता है वो ब्रांच होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद वो जो फीमेल गैमेट होती है एस्कोगोनियम उसके ऊपर राउंड और स्पाइरली अटैच हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, आपका एस्कोगोनियम, और यहाँ पे ये जो स्पाइरल की तरह अटैच है दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रीडियम, ठीक है। अगले प्रोसेस में हम देखेंगे कि जो एस्कोगोनिया है जिसको हमने कहा एस्कोगोनिया मीन्स व्हाट, आपने एक फॉर एग्जांपल आपने कटोरा देखा, ठीक है, तो गोनियम जो टर्म यूज़ होता है वो कटोरा के लिए, कटोरा या आप एपरेटस समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा पार्ट जिसके अंदर गैमेट डेवलपमेंट होती है। कहीं पे भी अगर गोनियम टर्म आता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो गोनियम टर्म है गैमेट डेवलपमेंट का एक पोर्शन होता है, यानी इसी के अंदर गैमेट डेवलप होती है, चाहे आपका मेल गैमेट एंथ्रीडियम हो या फिर फीमेल गैमेट एस्कोगोनियम हो, तो दोनों की डेवलपमेंट यहीं पर होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो एंथ्रीडियम है, ठीक है, एंथ्रीडियम अटैच हो जाता है एस्कोगोनियम वॉल के साथ में, ठीक है। एस्कोगोनियम कुछ इस प्रकार से होती है लॉन्ग, ठीक है, और इसी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर स्पाइरली अटैच हो जाता है एंथ्रीडियम, ठीक है। और बिल्कुल इसके टिप के ऊपर ये जो पोर्शन होता है जहाँ पर एक सेप्टल वॉल होती है, वॉल मीन्स सेप्टा मीन्स वॉल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये एस्कोगोनियम के साथ में एंथ्रीडियम जो है अटैच हो जाता है, और ये जो वॉल होती है यहाँ पे बिल्कुल टिप पे वो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। डिज़ोल्व होने के बाद यहाँ जो दोनों के साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग का, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी के नाम से जानते हैं, यानी कि दोनों साइटोप्लाज्म के मिक्स होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि यही जो न्यूक्लियस है यहाँ पे
ठीक है। एस्कोगोनियम का और एंथ्रीडियम का दोनों जो न्यूक्लियसेस हैं वो आगे चल करके मिक्स होकर के डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दो न्यूक्लियसेस। और उसके बाद जो एस्कोगोनियम है वो रिपीटेडली डिवाइड करने लगता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सेप्टा और न्यूक्लियस, सेप्टा और न्यूक्लियस, ठीक है। आगे चल के आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ये आप एक चैम्बर देख रहे हैं, इसके अंदर दो न्यूक्लियसेस बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एक के ऊपर है, कुछ इस प्रकार से। तो ये आपकी स्क्रीन पर वो पूरी लाइफ साइकिल है पेनिसिलियम की। और ये जो लोअर पोर्शन है यही है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि अपर पोर्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है जो हमने अभी आपको बताया कि पहले ये वेजिटेटिव जो माइसीलियम है वो यंग एस्कोगोनियम डेवलप करता है कुछ बॉल शेप्ड इस तरीके से, ठीक है। और जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है कुछ इस प्रकार से, तो उसके ऊपर एंथ्रीडियम स्पाइरली अरेंज होने लगता है कुछ इस प्रकार से। और इसकी जो वॉल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। और उसके बाद जब दोनों के जब साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी, तो यहाँ पे एक वर्टिकल जो डिवाइडिंग प्रोसेस है वो लगातार होने लगता है, यानी लगातार डिवीजन होती है यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4। और इसके बाद फुल्ली जब डिवाइड हो जाते हैं तो इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस यहाँ सेप्टा के पास था, अब यहाँ पे दो न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एक ही न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस लगातार बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एस्कस मदर सेल होती है, जो इनिशियली जिसने डिसॉल्व किया था, ठीक है, एंथ्रीडियम के साथ में, यही यंग एस्कस के रूप में यानी कि डिप्लॉइड 2n न्यूक्लियस ये जो यंग एस्कस के रूप में आगे डेवलप करती है। और इसका भी जो न्यूक्लियस होता है वो 2n टाइप होता है, ठीक है। अब ये जो यंग एस्कस है ये भी फर्दर डिवाइड करता है 2 से 4, 4 से 8। और ये जो एस्कस है यानी कि एस्कोस्पोर्स है, इसके ऊपर कई सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। और ये जो स्टेज होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्लिस्टोथीसियम के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर से आगे चल करके एस्कोस्पोर्स इमर्ज करते हैं और यही लगातार जर्मिनेट करके यहाँ से एक जर्मिनेटिंग ट्यूब निकलता है। जैसे आपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होता है। तो जर्मिनेशन के बाद ये जो जर्मिनेटिंग ट्यूब है, यहाँ से न्यूक्लियस बाहर इमर्ज करते हैं। और यहाँ पे आपको सेप्टा की फॉर्मेशन भी दिखेगी, जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस पढ़ा था। और इसके बाद यही जर्मिनेटिंग ट्यूब आगे चल करके एक वेजिटेटिव माइसीलियम के रूप में जन्म लेता है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोसेस था इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम, ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर आपने जो हमने मैटर अभी डिस्कस किया वो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आप इस इमेज से समझ सकते हैं और ये आपको पूरा PDF के रूप में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो के लास्ट पोर्शन के ऊपर, दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम इम्पॉर्टेंट किस लिए है, आप इस फैक्ट से आप सभी अवेयर होंगे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है पेनिसिलियम का, वो सबसे पहला जो होता है कि पेनिसिलियम जो होता है वो एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इससे ऑर्गेनिक एसिड जो होती है, यानी जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की जो प्रोडक्शन होती है वो इसी के द्वारा होती है, यानी कि पेनिसिलियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दैट कि फूड प्रोडक्ट्स जो है वो पेनिसिलियम से तैयार होते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, ठीक है। जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जो ब्लू चीज़ है, ठीक है, वो पेनिसिलियम के द्वारा ही बनाई जाती है। तो देखिए, चीज़ का जो प्रोडक्शन है सबसे पहला जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, दूसरा है एंजाइम्स, तीसरा है एंटीबायोटिक, यानी कि यहाँ पे जो 3 है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है पेनिसिलियम के। चलिए पहला देखते हैं। पहला है चीज़ प्रोडक्शन का। तो इसमें पेनिसिलियम स्पीशीज़ जो है वो लगातार प्रोडक्शन करती है अलग अलग काइंड की कलर्स की, ठीक है। और इसी के कारण जो चीज़ होती है वो भी कलरफुल नज़र आती है। इसके एग्जाम्पल है ब्लू चीज़ देखिए, और कैमरबर्टी जो चीज़ फॉर्म्स है ये अलग अलग कलर की मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है देखिए एंजाइम्स और ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन। तो कई सारे ऐसे पेनिसिलियम की स्पीशीज़ हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। तो सबसे पहला है साइट्रिक एसिड, दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा है टार्टरिक एसिड जो कि इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट इज एंजाइम्स जैसे कि एमाइलेज, प्रोटीएज, सेलुलोज, लाइपेज और पैक्टिनेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये बनाए जा सकते हैं पेनिसिलियम के यूज़ से, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि ये तो जो एमाइलेज वगैरह है, एमाइलेज ये तो ह्यूमन बॉडी में भी मतलब फंक्शन करता है, ठीक है। लाइपेज भी कई सारी जगह यूज़फुल होता है, सेल्यूलेज जो है ये भी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो अगर आर्टिफिशियल जो चीज़ें आपकी बॉडी में है वो तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, लेकिन आर्टिफिशियली अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो आप आउट ऑफ इंडस्ट्री यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है। चलिए आखिरी देखते हैं। तो आखिरी है हमारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोडक्शन। तो पेनिसिलिन जो है एक पेनिसिलिन इज़ अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसका जो प्रोडक्शन था, यानी कि प्रोडक्शन जो एंटीबायोटिक पेनिसिलियम का था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहली बार 1929 में किया गया था। यानी कि पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने पेनिसिलियम अलग किया था पेनिसिलिन फंजाई से, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो ईयर था वो था 1929, ठीक है। और ये जो होता है पेनिसिलिन, उसका फंक्शन होता है कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस था, यानी कि हमने आज बात किया अपने टॉपिक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लास्ट में हमने बात करी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पेनिसिलियम के बारे में। तो इतना जो टॉपिक था अगर आप सभी को क्लियर हो गया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगी। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।